चाइना, एक ऐसा मुल्क जो कभी साइकिल की सल्तनत कहलाता था, आज वही मुल्क दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बादशाह बन चुका है। लेकिन ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक बहुत सोचा समझा मंसूबा था। तो आइए आज हम इस जबरदस्त तरक्की के पीछे छुपे उस ब्लूप्रिंट को समझें, जिसने दुनिया के बड़े बड़े कार जायंट्स को हिलाकर रख दिया है। देखें, अमेरिका, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया ये दुनिया के 4 बड़े ऑटो प्रोड्यूसर्स हैं, राइट? ये सब मिलकर 29 मिलियन गाड़ियां बनाते हैं और चाइना वो अकेला 30 मिलियन का फिगर क्रॉस कर गया। मतलब इन सब से ज्यादा अकेला। तो ये सफर साइकिल की सल्तनत से ऑटोमोबाइल के बादशाह तक वाकई हैरतअंगेज है। सोचकर देखें, एक वक्त था जब चाइना की पहचान उसकी सड़कों पर चलती लाखों साइकिल थी, और आज वही मुल्क गाड़ियों का सबसे बड़ा ग्लोबल हब है। 1980s की बात है। उस वक्त चाइना की मईशत एक बहुत बड़े मसले से गुजर रही थी, ट्रेड डेफिसिट। गाड़ियों की प्रोडक्शन वो तो ना होने के बराबर थी। पूरा मुल्क इंपोर्ट्स पर यानी दरामद पर शदीद इन्हिसार कर रहा था। अब इस मसले की संगीनी का अंदाजा लगाना है तो ये सुनिए। साल था 1985। चाइना के पास टोटल फॉरेन रिजर्व्स थे $2.64 बिलियन, और उसी साल उन्होंने सिर्फ गाड़ियों के इंपोर्ट्स पर $3 बिलियन खर्च कर दिए। मतलब जितना पैसा था नहीं, उससे ज्यादा तो गाड़ियों पर लगा दिया। ये सिचुएशन जाहिर है सस्टेनेबल नहीं थी, और यहां से एक नई नेशनल स्ट्रैटेजी की फौरी जरूरत पैदा हुई। और यहां से शुरू होता है दूसरा मरहला, द ग्रेट ऑटोमोटिव बैट। साल 1986 में डेंग शॉपिंग ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर को चाइना के फ्यूचर के लिए एक पिलर इंडस्ट्री करार दिया। पिलर इंडस्ट्री मतलब वो सुतून जिस पर पूरी इकोनॉमी की इमारत खड़ी होनी थी। ये एक ऐसा तारीखी फैसला था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल देना था। लेकिन सवाल तो बनता है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज थीं, तो फिर सब कुछ ऑटो इंडस्ट्री पर ही दांव पर क्यों लगाया गया? Why bet everything on cars? इस फैसले के पीछे 3 बहुत सॉलिड वजूहात थीं। नंबर 1, जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। देखें, उस वक्त ऑटो इंडस्ट्री ऐसी थी जिस पर किसी एक मुल्क की कंप्लीट मोनोपोली नहीं थी। नंबर 2, द मदर इंडस्ट्री इफेक्ट। मतलब गाड़ियां बनने से सिर्फ गाड़ियां नहीं बनती, बल्कि स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी दर्जनों इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलता है। और नंबर 3 ऑफ कोर्स चाइना के अपने रिसोर्सेज, सस्ती लेबर और रॉ मटेरियल्स की भरमार। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प मरहले पर, लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स। इस स्ट्रैटेजी को जॉइंट वेंचर ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं। मतलब बाहर से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, लेकिन असल मकसद उनकी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज हासिल करना हो। और इसके लिए चाइना ने जॉइंट वेंचर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इसके लिए उनका मॉडल बहुत सिंपल था, लर्न एंड कॉन्कर मॉडल। इसके 4 स्टेप्स थे। स्टेप 1, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट करो। स्टेप 2, उनके लिए लाजमी कर दो कि वो लोकल कंपनीज के साथ ही जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। स्टेप 3, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त रखो। और स्टेप 4, आहिस्ता आहिस्ता पूरी लोकल सप्लाई चेन पर अपना कंट्रोल कायम कर लो। और ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई? बिल्कुल हुई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वॉल्क्सवैगन सेंटाना। जब ये गाड़ी 1980s में आई तो इसके 60% पार्ट्स लोकली बनते थे, लेकिन 1995 तक ये फिगर 90% तक पहुंच गया। इससे साफ पता चलता है कि चाइना ने कैसे पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। चलिए अब आते हैं चौथे मरहले पर, जो हमें बिल्कुल आज के दौर में ले आता है, विनिंग द इलेक्ट्रिक वॉर। चाइना ने यहां एक बहुत स्मार्ट मूव किया। उन्होंने अचानक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया। मकसद, जो पुराने लेगेसी ऑटोमेकर्स हैं उनको लीपफ्रॉग करना और साथ ही आलमी रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल करना। लेकिन ईवी पर इतना फोकस क्यों? इसके पीछे असल वजह स्ट्रेटेजिक थी। मकसद था गैर मुल्की ऑयल पर डिपेंडेंसी खत्म करना। देखें, चाइना का ज्यादातर ऑयल मलाका स्ट्रेट से गुजरता है, जो एक बहुत ही सेंसिटिव चोक पॉइंट है। ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो ईवी रिसोर्सेज पर डोमिनेट करके वो इस कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। और उन्होंने ये कंट्रोल हासिल कर भी लिया है। जरा इन नंबर्स को देखें। आज दुनिया की 75% लिथियम आयन बैटरीज चाइना में बनती हैं, 70% कैथोड प्रोडक्शन चाइना में, और 85% एनोड प्रोडक्शन वो भी चाइना में। मतलब ईवी बैटरी की सप्लाई चेन पर उनका कंट्रोल जबरदस्त है। और इस कंट्रोल को मजबूत करने में उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI का बहुत बड़ा हाथ है। BRI सिर्फ रोड्स और पोर्ट्स का प्रोजेक्ट नहीं है,
इसको चाइना ने स्मार्टली यूज किया है रॉ मटेरियल्स तक रसाई के लिए, जैसे इंडोनेशिया से निकल या साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल से लिथियम। ये सब ईवी बैटरीज के लिए क्रिटिकल है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं कि एक सुपर पावर के तौर पर चाइना का अगला कदम क्या है। हम देखेंगे कि चाइना की ऑटो इंडस्ट्री की मौजूदा हालत क्या है और इस कामयाबी के साथ साथ अब कौन से नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। आज चाइना के अंदर एक जबरदस्त प्राइस वॉर छिड़ चुकी है। हुकूमत इतनी सब्सिडीज दे रही है कि चाइनीज कंपनीज अपनी ईवीज ऐसी कीमतों पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम है, और इस स्ट्रैटेजी से वो ग्लोबल मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। अंदाजा लगाएं, इस वक्त चाइना में कितनी ईवी कंपनीज हैं? 1, 2, 10? नहीं, 129। 129। ये नंबर साफ बताता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना शेडेड हो चुका है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। उनका प्रेडिक्शन है कि 2030 तक इन 129 में से सिर्फ 15 कंपनीज ही सर्वाइव कर पाएंगी। इसका मतलब है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी कंसोलिडेशन होने वाली है। छोटी कंपनीज खत्म हो जाएंगी और सिर्फ चंद बड़े प्लेयर्स ही मैदान में रह जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सब ग्लोबल डोमिनेशन की तरफ एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर कीमतों को नीचे लाने की एक ऐसी दौड़, अ रेस टू द बॉटम, जिसका अंजाम सबके लिए नुकसानदेह होगा? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।